Okay, we will start with the fifth module, limit state of collapse compression. ह्या मॉड्यूलमध्ये आपल्याला आय एस कोडचा एक्सटेन्सिव्हली यूज करायचा, आय एस क्लॉजेसचा भरपूर यूज करायचा आपल्याला ह्याच्यामध्ये. हे आय एस क्लॉज किंवा आय एस कोड्स तुम्हाला पेज नंबर 70 पासून भेटायला लागतील आय एस 456 मध्ये. ठीक आहे, पेज नंबर 70 पासून ऑफिशियली स्टार्ट होतं. तुम्हाला हेडिंगच अशी भेटेल, लिमिट स्टेट ऑफ कोलॅप्स कंप्रेशन. ठीक है, पेज नंबर 70 ऑफ IS 456 2000. ठीक है, so we will be getting these values from here. Okay, now what I'm trying to say is compression. जेव्हा आपण हा शब्द ऐकतो तर तुमच्या डोक्यामध्ये एक गोष्ट यायला पाहिजे की जेव्हा पण आपण ह्या चॅप्टर बद्दल बोलणार आहे, लिमिट स्टेट ऑफ कोलॅप्स कंप्रेशन, सो वी आर एसेन्शियली डीलिंग विथ कॉलम्स. ठीक आहे, वी आर एसेन्शियली डीलिंग विथ कॉलम्स. आता कॉलम काय असतो, तर कॉलम is a vertical structural member in compression. Okay, this is the basic definition of column. Column is a vertical structural member in compression. Now when I say this vertical structural member म्हणजे तुम्हाला कळत असेल की इट्स वर्टिकल इन ओरिएंटेशन अँड इन कंप्रेशन म्हणजे काय. तुम्ही कुठला पण स्ट्रक्चर किंवा आपल्या बिल्डिंगचा कॉलम बघा, तुम्ही बघाल की इट इज ऑलवेज इन कंप्रेशन. त्याच्यावरती लोड येत राहतो जो कंप्रेसिव्ह नेचरचा. इट इज पुशिंग द column in the direction, right? So that is why we say that the columns are our compression members. ठीक है, compression members बोलते हैं क्योंकि it is always in compression. और एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रहता है कि whenever you try to put the columns in tension, उसके अंदर अगर तुम लोग ने टेंशन या टेंसाइल फोर्स लगाने का कोशिश किया तो व्हाट हैपेंस इज इट डेवलप्स क्रैक्स. ठीक है, क्रैक आने का चांसेस हो जाता है उसमें. और तुम खुद सोचो कि एक ऐसा घर है जिसमें यू आर staying and there are columns with cracks, तो I don't think so कि you will feel pretty confident while staying in that house. तेरे को वो घर में रहने को अच्छा नहीं लगेगा, correct? Because the cracks developed on the structure gives us the feeling that कि ये structure safe नहीं है. बराबर, ये heavily loaded है या इसके अंदर कुछ fault है. So that is what I'm saying कि column मध्ये जर compression सोडून आपण टेन्शन टाकला तर it develops cracks. ठीक है, and that is why we say that a column is always a compression member. And this is the whole story. We are going to design the columns in this entire chapter. Okay, fine. For the time being, there are 2-3 types in this entire chapter. तर ते थोडेसे समजून घेऊया. फॉर दॅट मी काय बोलतोय की समजा I have a column which looks like this. 3D मध्ये बनवलेला 3 डायमेन्शन, लेंथ, विड्थ अँड हाईट. ओके, अच्छा जर मी ह्या डायरेक्शन मध्ये व्यू बनवला, ह्या डायरेक्शन मध्ये बघताना मी ह्याचा जर व्यू बनवला तो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस. कुछ ऐसा दिखने वाला फेस दिखेगा मेरे को. आई एम ड्रॉइंग दिस वन इधर से देखने पे, सामने से देखने पे. सो इसको हैच करके देता हूँ तुम लोग को चाहिए तो. दिस इज द व्यू दैट आई हैव ड्रॉन. ओके, नाउ इफ आई टेल यू कि इसका ये सेंट्रल एक्सिस है तो तुम लोग बोलोगे ओके सर मस्त है इधर सेंट्रल एक्सिस वगैरह. ऑल राइट, ह्याच कॉलमचा जर आपण टॉप व्यू बनवला, टॉप व्यू, वन आय एम टॉकिंग अबाउट टॉप व्यू, आई एम टेलिंग टू व्यू इट फ्रॉम हियर, तर तुम्हाला दिसेल ह्याचा टॉप व्यू विल बी लुकिंग लाइक दिस. इट माइट बी अ स्क्वेअर और इट माइट बी अ रेक्टँगल, आय डोंट नो. ठीक आहे, ह्या वाल्या आयटमला पण मी 2 ऍक्सिस बनवू शकतो, एक अशी आणि अशी वाली. बरोबर. सो समजा कॉलम इज अ कंप्रेशन मेंबर. मी तुम्हाला पहिलेच बोललेलो कंप्रेशन मेंबर मध्ये फोर्स टुवर्ड्स द मेंबर जाते, टुवर्ड्स म्हणजे आतमध्ये जाणार, राइट? सो लेट्स गिव इट 2 forces which look something like this.
ये फोर्स आहे पी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है. मी तुम्हाला बोललेलो की एरो नेहमी मेंबरच्या टुवर्ड्स असला पाहिजे कंप्रेशन मध्ये. ओके, सच काइंड ऑफ कॉलम. आता हा फोर्स पी होता, लोड पी होता. टॉप व्ह्यू मध्ये पण हा लोड कुठेतरी दाखवला पाहिजे आपण. तो टॉप व्यू मध्ये पण मी तो लोड दाखवतो तुम्हाला इकडे कुठेतरी पी. फाइन. सो ऐसा केसेस में ये जो कॉलम तुम्हारे सामने दिख रहा है इसको बोला जाता है एक्चुअली लोडेड कॉलम. कारण लोड हा तुमच्या ऍक्सिस वर आहे. सो दिस काइंड ऑफ कॉलम इज कॉल्ड एज एक्चुअली लोडेड कॉलम. फॅन्टॅस्टिक. ओके, ही एक टाइप आहे तुमच्या या चॅप्टर मध्ये. या टाइपवर मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लेम्स तुम्हाला भेटतील. ठीक आहे, फाइन. ह्या पूर्ण टाइप मध्ये द मेन हीरो इज द लोड पी. ठीक है, लोड पी आएगा मेन हीरो इसमें. वापस एक बार सेम कॉलम मैं बनाता हूँ. फक्त ह्याच्यामध्ये आता मी लोडिंग थोडीशी वेगळी करणार आहे, लक्षात घ्या. ठीक आहे, लुक एट दिस. सेम बना रहा हूँ मैं, फ्रंट व्यू टॉप व्यू अगेन सेम डायरेक्शन दोनों का व्यूइंग का, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है. ये सब चीज तुमको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा. सो मेक श्योर यू आर पेइंग फुल अटेंशन टू दिस. ओके, डन. नाउ इफ आई टेल यू कि बॉस ये ऐसा ऐसा दिखता है. नाउ इफ आई टेल यू कि मेरे को इसके ऊपर भी लोड लगाने का है, बट लोड है ना, लोड थोड़ा ऑफसेट है इधर किधर, तो थोड़ा बाजू में है. जितना डिस्टेंस बाजू में है उस डिस्टेंस को ई बोलता हूं मैं, इसेंट्रिसिटी करके. ठीक है, अब इसके वजह से क्या होएगा मालूम है तुम लोग को. अच्छा, ये टॉप व्यू में भी बना लेते हैं. टॉप व्यू मध्ये लेट्स से कि दिस लोड इज लाइंग ओवर हियर ऑन वन ऑफ द एक्सिस. ध्यान से देख, ऑन वन ऑफ द एक्सिस, ये एक्स एक्स एक्सिस, ये वाई वाई एक्सिस. एक्स एक्स एक्सिस पे लोड है, ऐसा मैंने बोला है, बराबर. सो इसको बोलते हैं इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम. ठीक है, फाइन. इसका एक नाम है, बताता हूँ, गिव मी अ मोमेंट. तुम लोग के सिलेबस में वैसे तो इसको इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम बोलते हैं. ओके, ठीक है, फाइन. This is your actually loaded column and this one is your eccentrically loaded column. Fine. So these items that are we are having now. इसमें हीरो लोग कौन है मालूम है क्या? इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम में व्हाट हैपेंस इज, इसमें लोड तो है ही. ठीक है, देयर इज वन लोड जिसको अपन एक्चुअल लोड पी बोलेंगे या लोड पी बोलेंगे. बट यहाँ पे एक और आदमी आता है बेंडिंग करके. ठीक है, कारण दिस लोड इज अ लिटिल बिट फार या इसेंट्रिसिटी ई पे है फ्रॉम द एक्सिस. तो यहाँ पे एक और आइटम आता है जिस इज कॉल्ड एज बेंडिंग. इसको सादा सुदा बेंडिंग नहीं बोलते, इट इज कॉल्ड एज यूनिएक्सियल बेंडिंग. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज यूनिएक्सियल बेंडिंग. त्याला युनिएक्सियलच का बोलतात? तर बेंडिंग आल्यावर बेंडिंग मोमेंट येणार हे तुम्हाला माहिती आहे. ठीक आहे, सो देर आर टू थिंग्स इन दिस नाव. लोड पण आहे आणि बेंडिंग पण आहे. ऍक्च्युअली लोडेड कॉलम मध्ये फक्त लोड होता. ह्याला युनिएक्सियलच का बोलतात? कारण तुम्ही बघितलं असेल तर हा लोड एका ऍक्सिस वर आहे आणि इसेंट्रिसिटी याची फक्त एका ऍक्सिस वर आहे. म्हणजे आता समजा मी बोललो की दिस लोड इज इसेंट्रिक अबाउट विच ऍक्सिस, तर तुम्ही बोलाल सर दिस ऍक्सिस, ही वर्टिकल ऍक्सिस आहे ना, हिला इसेंट्रिक आहे लोड पी. ठीक आहे, दिस डिस्टन्स इज ई, राइट. ह्याला आपण इसेंट्रिसिटी बोलतोय. So this load is eccentric about one single axis and that is why we call it as uniaxial. म्हणजे एका axis च्या about eccentricity आहे and that is why there will be a single bending which is called as uniaxial bending. Okay,
This is the second type of problems you will face in this chapter. Now we will go for another item. मैं वापस सेम आइटम बनाता हूँ तुम्हारे सामने, वही फ्रंट व्यू टॉप व्यू. Like this. वापस फ्रंट व्यू में I am able to see one load which is looking over here at an eccentricity E. लोग बोलोगे सर सेम टाइप क्यों बना रहे हो, ये इधर भी बनाया था. अरे बोले रुक, थोड़ा डिफरेंस है इसमें. डिफरेंस किधर है मालूम है क्या? नाउ द लोड इज नॉट लाइंग ऑन द एक्सिस. लोड कहीं तो यहाँ पे है, ठीक है, P. नाउ यू कैन सी दैट इट इज हैविंग इसेंट्रिसिटी अबाउट बोथ xx एंड yy एक्सिस. दोनों के अबाउट इसेंट्रिक है. ये इसेंट्रिक मतलब दूर है, बराबर. सो इसको भी अपन इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम ही बोलते हैं. बट द थिंग इज दैट कि यहाँ पे द मेन हीरो लोग्स आर लोड आएगा एक, एंड द बेंडिंग विल बी बाई एक्शियल. Why biaxial bending? Because the load is eccentric about two axis now. एक xx axis के about eccentric है वो, ये रहा उसका eccentricity about xx axis. yy axis के about भी eccentric है वो, ये रहा उसका yy axis के about eccentricity. ठीक है. So that is why this we say that this column is subjected to biaxial bending. So in this chapter there are three types of problems, and if you ask me मेजोरिटीली कौन सा टाइप पूछा जाता है एग्जाम में, तो आई विल आंसर कि तुम लोग का ये जो फर्स्ट टाइप है एक्चुअली लोडेड कॉलम, वो पूछा जाता है एग्जाम में, विच इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. ठीक है. बट कधी कधी काय होतं की रियल लाईफ मध्ये यू विल नॉट गेट द एक्चुअली लोडेड कॉलम्स इन एवरी डे टू डे लाइफ. तुम लोग देखोगे कि ऑलवेज देयर विल बी सम इसेंट्रिसिटी दैट इज देयर इन द कॉलम, एंड फॉर दैट while designing actually loaded columns also we need to take into account some eccentricity that can come while loading. क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि तुम लोग का लोड एकदम एकदम बीचों बीच आएगा. इट माइट नॉट बी देयर, राइट. थोड़ा इधर उधर ऊपर नीचे हो सकता है लोड. तो ऐसे केस में कुछ इसेंट्रिसिटी एक्चुअली लोडेड कॉलम में भी आता है, एंड उस केस में अपन को इसेंट्रिसिटी कितना है कैसा है वो चेक करना पड़ता है कि उससे तुम्हारे कॉलम के ऊपर कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, कॉलम फेल हो सकता है क्या. So we need to check that. All right. For the time being, please take this much down. The three diagrams, the loads, क्या क्या important है उसमें मैंने नीचे लिखा है, उसका नाम ऊपर लिखा है. And the most important one is the actually loaded column, क्योंकि most of the time पेपर में इसको पूछते हैं. चलो इतना लिख के लो, कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछो. And yes, we can go ahead after you complete. Once you are done, please let me know on the chat box कि मेरा हम लोग का हो गया है प्लीज. ऑल राइट. तो ऐसा ये स्टोरी है. सो ये तुम लोग को कहाँ पे मिला? दिस इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव लेंथ. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव लेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय LE. एंड ये इफेक्टिव लेंथ मेरे को कहाँ पे मिला? आई फाउंड इट ऑन पेज नंबर 94 इन IS कोड. एक टेबल है मस्त पैकी. फाइन. उस टेबल में अपन ने देखा कि बहुत सारा कंडीशंस बताया गया है. उसमें का जो पहला कंडीशन है वो मैंने तुमको एक्सप्लेन किया कि ये दोनों एंड्स कैसा है, फिक्स्ड है. ये कॉलम था, स्ट्रेट लाइन जो ब्लैक में बनाया मैंने, दैट इज अ कॉलम. उसका दोनों एंड्स फिक्स्ड है. अगर उसके ऊपर मैंने कंप्रेशन लोड या कंप्रेसिव लोड लगाया तो बेंड होएगा. बेंड होएगा तो ऐसा कर्व बनाएगा. इसमें देखा तुम लोग ने कि फिक्स्ड एंड होने की वजह से स्टार्टिंग से बेंड नहीं होता है, कुछ दूर जाके बेंड होना चालू करता है. वो जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड एज योर इफेक्टिव लेंथ, जो बेंड होता है. ऐसे ही बहुत सारा कंडीशन है तुम्हारे पास. यहाँ पे एक एंड फिक्स्ड अदर एंड हिंज्ड वाला कंडीशन है, जिसका इफेक्टिव लेंथ IS कोड बोलता है 0.80 टाइम्स L लेना चाहिए. L इज द लेंथ ऑफ द कॉलम, ये वाला डिस्टेंस. ठीक है. और ये केस में इफेक्टिव लेंथ को 0.65 L लेने को बोलता है. और ये कंडीशन है तुम्हारा बोथ एंड्स हिंज्ड. यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ इज टेकन एज 1 टाइम्स L. ऑल राइट. सो दिस इज द स्टोरी फ्रॉम योर IS कोड पेज नंबर 94.
ये डिपेंडिंग ऑन द एंड कंडीशन तुम लोग उसमें से कोई तो एक फॉर्मूला चूज करोगे। ऐसा ये टेबल है, मेरे पास ये टेक्स्ट बुक में भी है, आईएस कोड में किधर मिलता है वो भी मैंने तुमको दिखा दिया है। सर आवाज ब्रेक हो तो है, बाकी लोग को भी ब्रेक होते हैं, ब्रेक होके आ रहा है क्या? एक बार बता दो। आ रहा है ना स्मूथ? नेटवर्क इश्यू होगा गौरी तेरे इनसे शायद। इफ देयर इज समथिंग, नो सर ठीक है, आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर, डोंट वरी। इफ देयर इज समथिंग दैट यू आर मिसिंग, आई विल यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन द वीडियो, सो डोंट वरी। सिर्फ थोड़ा सा एडजस्ट करके लो, फाइन हो जाएगा थोड़े टाइम में वो नॉर्मलाइज। Okay, so there are how many conditions? If I tell you 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, there are 7 conditions in this IS code का page. Fine. और इसमें से सारे के सारे यूज नहीं होते। There are some जो ये तीन बताया ना, ये तीन ये तो होता ही है। एक और है जो यूज होता है, लास्ट वाला कंडीशन है। इसमें अपन क्या करते हैं कि वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री। उसके ऊपर तो कुछ मतलब यही नहीं है, एंड कंडीशन नहीं है, तो ये बेंड ऐसा तरीके से कुछ तो होता है। And then the effective length is taken as 2 times L in such cases. Okay, so these 4 conditions are of our importance जो अपन most of the time sums में use करने को लगता है। Fine, चलो ठीक है, you can take this up, ये 4 important है। अब इसमें तुम लोग को लिखने का क्या है, ये फॉर्मूला विर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम लोग को ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये एंड कंडीशंस को बोलते क्या है। मैंने इसमें बताया कि ये फिक्स्ड एंड है, ये हिंज्ड एंड है, ये अदर एंड फ्री, वन एंड फिक्स्ड अदर एंड फ्री, ऐसा कंडीशन है। ये तुम लोग के नोट्स में रहना चाहिए। ये डायग्राम विग्राम और फॉर्मूला तो आईएस कोड में भी मिलता है, बात समझ रहे हो? उसका मीनिंग क्या है ये समझ में आना चाहिए। ओके फाइन, सो टेक दिस मच डाउन एंड देन वी कैन प्रोसीड, अगर तुम लोग का हो जाएगा लिख के तो फाइन। मेरे को मैसेज डाल देना है कि हो गया लिख के। चलो, most of you are done with this, so let's erase this off. These formulas can be found on page number 94 IS code. IS codes प्लीज लेके बैठो, जरूरी माल है। अभी तुम लोग को ये तो मैंने सिर्फ बताया, आगे का बहुत सारा आइटम्स तुम लोग को IS कोड से देखने का है, रीइंफोर्समेंट वगैरह का डिटेलिंग कैसे करने का वो सब। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव IS कोड्स अराउंड यू, ठीक है फाइन। अब इसमें एक और आइटम रहता है टाइप्स ऑफ कॉलम करके, हाउ टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉलम, कौन सा टाइप ऑफ कॉलम है, ठीक है। देयर आर टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कॉलम दैट वी हैव। पहला जिसको बोलते हैं शॉर्ट कॉलम। ये कॉलम्स में एक आइटम रहता है जिसको बोलते हैं अपन स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो, अभी स्लेंडरनेस रेशियो क्या है मैं बताता हूँ, बट उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। ये जो कॉलम है तुम्हारे पास, इसका 2 डायमेंशंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। एक को मैं बोलता हूँ बी विड्थ, और एक को मैं डेप्थ बोलता हूँ डी, कैपिटल डी, ठीक है। कौन सा बी और कौन सा डी है समझा? लुक एट दिस, मैं इसका ही टॉप व्यू बनाया, ये बी है ये डी है, फाइन। और तुम लोग को ये तो बता दिया था मैंने कि दिस विल बी आवर लेंथ ऑफ द कॉलम एल, हाइट नहीं बोलने का, क्या बोलने का, लेंथ ऑफ द कॉलम बोलने का, फाइन। सो दिस इज माय लेंथ एल, ऑलराइट। स्लेंडरनेस रेशियो क्या है? स्लेंडरनेस रेशियो इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ एल, अभी अभी जस्ट पहले थोड़ा स्टेप पहले ही मैंने बताया था कि इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, अपॉन लीस्ट लैटरल डायमेंशन, ठीक है। क्या बोला? एलएलडी का मतलब क्या है? लीस्ट लैटरल डायमेंशन। अब लीस्ट लैटरल डायमेंशन का मतलब क्या होता है, ये देखो, ये जो है ना बी और डी, इसको लैटरल डायमेंशन बोलते हैं। लीस्ट का मतलब होता है जो सबसे कम हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर बी का वैल्यू 100 है और डी का वैल्यू 200 है, तो इसमें से कम कौन है? बी छोटा है। सो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या आएगा? एल ई अपॉन बी आ जाएगा, सिंपल एज, सिंपल एज दैट, ठीक है। अगर मैं उल्टा बोल देता, फॉर एग्जाम्पल, आई वुड हैव टोल्ड कि ये 200 है और ये 100 है,
तो फॉर्मूला में लीस्ट चाहिए, लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो कम से कम का मतलब इधर कैपिटल डी आएगा। ओके फाइन। तो इसका करने का क्या, अगर ये जो रेशियो है स्लेंडरनेस रेशियो, इफ इट कम्स लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन और इक्वल टू 12, ये आ गया रेशियो, जैसे कि सपोज ये रेशियो ले लिया मैंने और इसका वैल्यू है 10, तो ये 12 से कम आया, तो ऐसे कॉलम को अपन शॉर्ट कॉलम बोलते हैं। ठीक है, और इसका ही उल्टा आदमी रहता है लॉन्ग कॉलम। लॉन्ग कॉलम में अगर तुम लोग ने रेशियो लिया इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लैटरल डायमेंशन, इट कैन बी एनीथिंग, डिनोमिनेटर में डी भी आ सकता है, डिनोमिनेटर में बी भी आ सकता है, इट्स अपॉन अस। इफ इट कम्स ग्रेटर देन 12, फॉर एग्जांपल ये रेशियो लिया और मेरे को आंसर है 16, तो ऐसे केस में वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा, तुम्हारे लॉन्ग कॉलम के कैटेगरी में फॉल करेगा। इस चैप्टर में जितने भी कॉलम्स अपन देखेंगे वो सारे के सारे शॉर्ट कॉलम होंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप अगर मैं तुम लोग को पूछूं तो तुमको समझ में आना चाहिए, एक्शियली लोडेड मतलब सेंट्रल एक्सिस पे लोड होना चाहिए, एंड एक्शियली लोडेड शॉर्ट कॉलम, ये तुम्हारा बेसिकली टाइप ऑफ कंसर्न है इन दिस चैप्टर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, एक्शियली लोडेड शॉर्ट कॉलम, फाइन, दिस इज व्हाट एसेंशियली वी विल बी स्टडिंग इन दिस एंटायर चैप्टर। ओके, सो प्लीज टेक दिस मच डाउन, लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम ये जरूर बनाना बाजू में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल राइट, इतना हो जाएगा तो प्लीज बता दो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, सो दिस इज द स्टोरी अबाउट द टाइप्स ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब मैं तुम लोग को कॉलम में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी होता है रीइंफोर्समेंट डालना। रीइंफोर्समेंट का मतलब है स्टील डालना। वो स्टील किस किस तरह से डाला जाता है वो अपन देखेंगे। ठीक है, ओके फाइन, मैं ये इरेज करता हूँ, आई गेस सो कि सबका हो गया। अगर मीटिंग एंड हो जाए तो प्लीज रिज्वाइन कर लेना। चलो, लेट्स से कि ये कॉलम है तुम्हारे सामने, इट इज अ स्क्वायर कॉलम या फिर रेक्टेंगुलर कॉलम, कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें मेरे को रीइंफोर्समेंट डालने का है। अब ये रीइंफोर्समेंट अपन कैसे डालते हैं, किस तरीके से डालते हैं, जस्ट बेयर विथ मी, मैं तुम लोग को बताता हूँ। सबसे पहले तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर स्टील डाला, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ऐसा कुछ तो स्टील डाला मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में, लुक एट दिस, यहाँ पे भी एक डाल देता हूँ। कुछ इस तरीके से स्टील है ये वर्टिकल डायरेक्शन में। ये जो वर्टिकल डायरेक्शन का स्टील है इसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल स्टील। दिस इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल स्टील, लेंथ वाइज है इसलिए लॉन्जिट्यूडनल स्टील बोलते हैं, सिंपल एज दैट। एक और आदमी रहता है जिसमें इसको रीइंफोर्समेंट में अपन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज दिस वन। ये डायरेक्शन में ये जो स्टील है ना लॉन्जिट्यूडनल स्टील, इसको सपोर्ट करने के लिए ऐसा अपन स्क्वायर शेप में रीइंफोर्समेंट देते हैं। मैं इधर ना डॉटेड लाइन बनाता हूँ पीछे और इधर की तरफ, तो ये चारों तरफ है, ऐसा गोल है। ठीक है, ये पूरे के पूरे रीइंफोर्समेंट्स को, वर्टिकल रीइंफोर्समेंट या लॉन्जिट्यूडनल स्टील को होल्ड करके रखता है। ये एक लाइन बनाया मैंने बट वो बार रहता है, डायमीटर का बार रहता है कुछ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज योर लैटरल टाई, लैटरल टाई।
Chalo, everyone back. Fantastic. So we can resume again with the lecture. Fine. So ये lateral tie एक रहेगा क्या? ऐसा नहीं है यार, बहुत सारे lateral ties होते हैं. You will see like this, ऐसा नीचे नीचे और तुम लोग को lateral ties मिलते जाएंगे. Okay. And similarly जो longitudinal steel है वो दो ही बार होंगे क्या? आपने सर दो बनाए, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे बार्स रह सकते हैं उसके अंदर. ठीक है. सो ये तुम्हारा स्क्वायर कॉलम या रेक्टेंगुलर कॉलम का रीइंफोर्समेंट का स्टोरी हो गया. कुछ इस तरीके से दिखता है. सपोज आई हैव अ सर्कुलर कॉलम. जो तुम लोग जनरली ये मेट्रो बिट्रो का काम चालू रहता है, यू कैन सी दैट देयर आर सर्कुलर कॉलम्स माउंटेड. ठीक है. या ब्रिजेस के अंडर यू विल सी दैट देयर आर वेरी मेनी सर्कुलर कॉलम्स. ठीक है. इसमें रीइंफोर्समेंट्स कैसे दिए जाते हैं तो उसका भी अपन देखते हैं, थोड़ा सा एक रफ आइटम बना के लेते हैं. फाइन. सो इसमें भी सबसे पहले तो तुम्हारे पास लॉन्जिट्यूडनल स्टील होगा which will look something like this. तुम्हारा लॉन्जिट्यूडनल स्टील वर्टिकल डायरेक्शन में होता है. तो यस, ये कुछ इस तरीके से होगा. तो बस हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्पस के लिए बना रहे तो फाइन. सो ऐसे कुछ इस डायरेक्शन में लॉन्जिट्यूडनल स्टील होगा. फिर इसको होल्ड करने के लिए लैटरल टाइज भी होगा यहाँ पे भी. यस, ये लैटरल टाइज कुछ इस तरीके से दिखेंगे तुमको. ये पूरे गोल होंगे. पूरे गोल मैंने डॉटेड बनाया क्योंकि वो पीछे के साइड में. ऐसा एक होएगा क्या? नहीं, ऐसे बहुत सारे होंगे. ऑल राइट. सो दिस आर कॉल्ड एज द लैटरल टाइज. ओके. तो वी गॉट अगेन longitudinal steel and we got lateral ties again. ओके, डन. इसके अलावा सर्कुलर कॉलम्स में एक और खास बात होता है, बताता हूँ. सपोज मेरे पास एक और सर्कुलर कॉलम है लाइक दिस. मस्त दिखता है एकदम. ओके, दिस इज माय सर्कुलर कॉलम. इसमें भी अगर तुम लोग मेरे को पूछोगे सर है लॉन्जिट्यूडनल स्टील है इधर मस्त भाई की, कुछ इस तरीके से. फैंटास्टिक. बट इसका जो लैटरल टाइज है वो ऐसा नहीं है. इसके जगह पे कुछ और दिया गया है, इसको बोलते हैं हेलिकल रीइंफोर्समेंट. अब ये हेलिकल रीइंफोर्समेंट में क्या होता है? द स्टील इज प्रोवाइडेड इन दिस फैशन. जो लैटरल टाइज है ना, वो ऐसा ऐसा प्रोवाइड किया जाता है एकदम जिगजैग फैशन में. फाइन. सो इसको अपन बोलते हैं तुम्हारा हेलिकल रीइंफोर्समेंट. ये जो ब्लू में मैंने बनाया, these are nothing but your helical reinforcements. Okay, fine. सो सर्कुलर कॉलम में लैटरल केस में दो टाइप है. एक लैटरल टाइज प्लेन दे सकते हैं अपन, या फिर हेलिकल रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं. स्क्वायर कॉलम या रेक्टेंगुलर कॉलम में लैटरल टाइज का ही ऑप्शन है, उससे अलावा कोई नहीं आता. और लॉन्जिट्यूडनल स्टील आता है. दैट्स इट. ये तीन डायग्राम्स बना के रखो तुम लोग के रेफरेंस के लिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं. दीज आर वेरी रफ डायग्राम्स. ऐसे ही रैंडम बनाया मैं तुम लोगों को समझाने के लिए कि एक्चुअल में स्टील कहाँ कहाँ दिया जाता है कॉलम के अंदर. ओके, वंस यू आर डन विद दिस मेरे को एक बार बता दो, फिर अपन आगे बढ़ सकते हैं फॉर द नेक्स्ट पार्ट. इसमें अभी अपन आई एस क्लॉजेस को देखेंगे, आई एस कोड से कि व्हाट आर द क्लॉजेस, कि कैसे क्या क्या. अभी सपोज ये स्टील है तो ये मिनिमम स्टील कितना देना चाहिए. लैटरल टाइज है, लैटरल टाइज में स्पेसिंग कितना रहना चाहिए, जिसको पिच भी बोलते हैं लैटरल टाई का, वो कितना रहना चाहिए. सो ऑल दीज थिंग्स विल कम फ्रॉम द आई एस कोड्स एंड इसी के बेसिस पे वी आर गोइंग टू सॉल्व द डिजाइन. ओके, तो प्लीज इतना करके लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं.
ये सब चीज देख लिया है. नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन गोइंग फर्दर. इसमें अपन ये रीइंफोर्समेंट्स कितना क्या क्या इसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है वो देखेंगे. सो यस, just give me a moment, I will erase this off. All right, चलो हेडिंग डालना, लॉन्जिट्यूडनल और मेन रीइंफोर्समेंट. लॉन्जिट्यूडनल और मेन रीइंफोर्समेंट. इसमें सबसे पहला जो आइटम है उसको मैं ए लिखता हूँ, कैपिटल ए. और ये है तुम्हारा एरिया ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्टील कितना होना चाहिए. एरिया ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्टील, इसके बारे में सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे. मैं तुम लोग को इसके साथ क्लॉज भी लिख के देता हूँ. क्लॉज है ये 26.5.3.1. ये क्लॉज नंबर है, आईएस कोड में ढूंढना पड़ेगा तुमको. लेट्स फाइंड इट आउट. पेज नंबर कहीं तो होगा 70 के बाद से ही चालू होगा. मैंने जैसे हेडिंग लिखा था कि पेज नंबर 70 से लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स चालू होता है, तो पेज नंबर 70 पे ही कहीं ना कहीं वो होगा. सो प्लीज चेक इट आउट, कहाँ पे है वो. ओके ओके, मैं पेज नंबर 85 पे क्या कर रहा है. 75. Just a moment, I'm reaching there. Okay. ओके यहाँ पे नहीं है. 70-71 में नहीं है. तुम लोग को ये भी किधर मिलेगा मालूम है क्या. प्रॉब्लम पेज नंबर 34 पे जाओ. 34 वहाँ कहीं तो है क्या, देखो एक बार. शिट मैन. जबरदस्त. पेज नंबर 48 पे रहे ये लोग. यस आई फाउंड इट आउट. पेज नंबर 48 पे ये क्लॉज है 26.5.3.1. ठीक है, कम देयर प्लीज. पेज नंबर 48. ओके. वो जो क्लॉजेस है ना वो तुमको रीड करना पड़ेगा, बट मैं तुम लोग को हाइलाइट्स दे रहा हूँ. वो पूरा जो देखो लॉन्जिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट का बात करता है ये पूरा क्लॉज, यहाँ से लेके यहाँ तक. यू कैन गो ऑन एंड रीड इट आउट. तुम लोग को लॉन्जिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट के बारे में पता चलेगा. तुम यहाँ हो गए तो ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट के बारे में बात पता चलेगा तुमको. ट्रांसवर्स एंड लैटरल टाइज. यहाँ पे ये सॉरी ट्रांसवर्स नहीं चाहिए मेरे को, इधर आ जाओ. पिच एंड डायमीटर ऑफ लैटरल टाइज के बारे में इधर बात करता है लोग. फिर हेलिकल रीइंफोर्समेंट के बारे में इधर बात करता है लोग. ठीक है. सो दीज क्लॉजेस नीड्स टू बी रीड. ठीक है, पेज नंबर 48 एंड पेज नंबर 49. ओके, तो यहाँ से तुमको क्लॉजेस मिल सकते हैं. अब मैं तुम लोग को बताता हूँ कि इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है. यहाँ पे तुमको एरिया ऑफ स्टील कितना देना चाहिए. क्लॉज बोलता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टील should be not less than. ये सम में डायरेक्ट यूज होने वाला माल है. should be not less than 0.80%. ठीक है, ऑफ ग्रॉस
क्रॉस सेक्शनल एरिया, एजी करके लिखता हूँ, ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, एजी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस एरिया। फाइन। तो 0.80% मिनिमम होना ही चाहिए, इसके नीचे मैं अंडरलाइन लगता हूँ। उससे ज्यादा कितना ले सकते हो वो भी मैं बताता हूँ। एरिया ऑफ स्टील शुड not be more than 4% of AG, ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया। 0.80% से कम नहीं होना चाहिए और 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एरिया का शॉर्ट है। ठीक है, इसमें का जो दूसरा क्लॉज है वो बोलता है कि मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्टील कितना देना चाहिए तुमको, मतलब वो जो बार्स रहता है ना, बार, वो कितना बार तुम लोग अलाउड है, तो वो भी लिख के देता हूँ। मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्टील, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हैं यार, ये तुम लोग को मुंह जबानी पाठ रहना चाहिए, एकदम बाहर रहना चाहिए, इसलिए मैं लिख के दे रहा हूँ। सो हियर देयर आर टू थिंग्स फॉर स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर कॉलम्स। 4 से कम नहीं आना चाहिए, 4 से कम नहीं आना चाहिए, इधर इसलिए लिखा है मिनिमम नंबर। ठीक है, तो मिनिमम नंबर 4 तो चाहिए ही, 4 के नीचे तो जा ही नहीं सकते अपन, ऐसा इसका मतलब है। एंड फॉर सर्क्यूलर कॉलम्स शैल बी 6, मतलब 6 के नीचे नहीं जा सकते। मिनिमम नंबर, मिनिमम मतलब कम से कम, तो कम से कम स्क्वायर या रेक्टेंगुलर में 4 चाहिए, कम से कम सर्कुलर कॉलम में 6 चाहिए, 6 के नीचे नहीं बार चलेगा। मतलब अगर तुमको नंबर ऑफ बार्स आया 5 तो नहीं चलेगा भाई, 6 बार्स देना जरूरी है, आवश्यक काम है ये। ठीक है, दूसरा सी क्लॉज, स्पेसिंग कितना होना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल बार्स के बीच में। spacing of longitudinal bars, the minimum horizontal spacing between two parallel main bars shall not be less than diameter of larger bar or maximum size of coarse aggregate plus 5 mm. The maximum spacing of longitudinal bars measured along the periphery of the column shall not be more than 300 mm. देखो दो आइटम है इधर, मिनिमम स्पेसिंग एंड मैक्सिमम स्पेसिंग। मिनिमम स्पेसिंग कितना होना चाहिए, शैल नॉट बी लेस देन diameter of larger bar। फॉर एग्जाम्पल मैं तेरे को बोलता हूँ कि एक कॉलम था, उसमें दो लॉन्जिट्यूडनल बार का डायमीटर है, एक 25 है एक 20 है, तो मैक्सिमम डायमीटर कौन सा है, लार्जर बार 25 mm है, 25 mm, तो 25 mm से कम का स्पेसिंग तुम दे नहीं सकते लॉन्जिट्यूडनल बार्स के बीच में, क्योंकि डायमीटर ऑफ मैक्सिमम बार या लार्जर डायमीटर ऑफ द बार इज 25। तो ये पहला हो गया, मिनिमम स्पेसिंग के बारे में बात किया हमने। दूसरा, मैक्सिमम स्पेसिंग कितना दे सकते हो, तो इट शैल नॉट बी मोर देन 300 mm। ठीक है, 300 mm से ज्यादा का स्पेसिंग अलाउड नहीं है। तो कम से कम कितना अलाउड है, कम से कम के लिए क्या क्लॉज है कि डायमीटर ऑफ लार्जर बार जितना है उससे कम नहीं होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम में 300 mm से ज्यादा का स्पेसिंग नहीं देना चाहिए। तो ये स्पेसिंग के बारे में बात किया मैंने। ठीक है, इतना लिख के लो, फिर अपन कवर के बारे में, एक और क्लॉज है इसके अंदर, दो तीन क्लॉज है, दो दो क्लॉज और बचा है मेरा इसके अंदर, लॉन्जिट्यूडनल स्टील ही चालू है और कुछ नहीं। ठीक है, सो वंस यू आर डन विद दिस प्लीज लेट मी नो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यस पीपल,
आर यू डन विद दिस? कितना हो गया तो बताओ। दो तीन जन ने मेरे को मैसेज डाला है, डन। शुभम पवार ने डाला है, गणेश ने डाला है। बाकी किसी का हो गया रहेगा तो प्लीज बता दो एक बार, फिर अपन आगे जाते हैं रफ करके मस्त होगी। इसी में लॉन्जिट्यूडनल स्टील में और दो क्लॉज है, फिर अपन लैटरल टाइज में चले जाएंगे। ओके रुचिता, डन। चलो ठीक है, आई विल इरेज दिस ऑफ फॉर द टाइम बिंग। किसी का मिस आउट हो गया रहेगा तो वीडियो में देख लेना। फाइन, वी आर स्टिल ऑन टू द लॉन्जिट्यूडनल स्टील ओनली। ठीक है, अपन अभी भी वार्ता किसका कर रहे हैं? लॉन्जिट्यूडनल स्टील का ही कर रहे हैं। चलो, और दो क्लॉज जैसा मैंने बोला था। डायामीटर ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्टील, नया हेडिंग डालना। ए बी सी ऐसा क्लॉज हो गया। एक और क्लॉज का जरूरत है, डी करके लिखना। डायामीटर ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्टील। तो डायमीटर ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्टील का क्या स्टोरी है फर्स्ट ऑफ ऑल? सर स्मिताची रिक्वेस्ट आली आहे का कनेक्ट व्हायची बघा. नो नो नो, मेरे को पॉप हो जाता है सीधा इधर अगर रिक्वेस्ट आया ज्वाइनिंग का तो। आई एम नॉट गेटिंग अ रिक्वेस्ट टू ज्वाइन इन द फर्स्ट प्लेस। ये दिक्कत है, आई डोंट नो व्हाई। ज्वाइन करते बट हो. आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट गेटिंग द रिक्वेस्ट। ठीक है, जाने दे उसको, मैं वीडियो भेज देता हूँ, क्या कर सकते हैं अभी। ओके, diameter of longitudinal steel. Diameter of longitudinal bars shall not be less than 12 mm. जो भी डायमीटर ऑफ बार लो 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। यू कैन टेक द डायमीटर ऑफ बार एज 14, यू कैन टेक द डायमीटर ऑफ बार एज 16, 18, 20, 22, 26 ले सकते हो, बट 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, कंपलसरी है ये। ठीक है, थर्ड क्लॉज आता है, नॉमिनल कवर टू लॉन्जिट्यूडनल बार्स। ये बहुत बड़ा स्पेलिंग है रे, लॉन्जिट्यूडनल, बार बार लिख के कंटाल आ गया मेरे को। लॉन्जिट्यूडनल बार्स, नॉमिनल कवर कितना होना चाहिए? ठीक है, नॉमिनल कवर टू लॉन्जिट्यूडनल बार्स। ध्यान दो क्या बोलते हैं लोग। नॉमिनल कवर अपन 40 mm ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा, द डायमीटर ऑफ लॉन्जिट्यूडनल बार ठीक है, दोनों में से विच एवर इज ग्रेटर दैट यू शुड टेक। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने डायमीटर ऑफ बार लिया है 26 mm, तो ये 26 है, 40 है, अब इसमें से बड़ा वैल्यू कौन सा है? 40 mm, तो यू विल टेक द कवर एज 40 mm। सपोज तुम लोग ने डायमीटर ऑफ बार लिए 44, तो अब डायमीटर ऑफ बार 44 बड़ा है 40 से, तो योर वैल्यू ऑफ नॉमिनल कवर विल बी 44 mm। जो भी इन दोनों में, इन दोनों आइटम्स में बड़ा होगा, दैट विल बी योर नॉमिनल कवर इन द लॉन्जिट्यूडनल बार्स। ठीक है, अगर ये केस 1 है, इसको ना ऐसे लिखता हूँ इधर, केस 1। ऐसे ही मेरे पास एक केस 2 नाम का भी आदमी है,
ये केस टू एक्टिवेट कब होता है? अगर विड्थ इज 200 mm और लेस, 200 mm या 200 mm से कम है तुम्हारा विड्थ, तो longitudinal bar not exceeding 12 mm diameter, the nominal cover of 25 mm will be used. तो इसमें सीधा सीधा 25 mm का नॉमिनल कवर यूज करते हैं अपन, ठीक है। और यहाँ पे जब 200 mm के कम विड्थ का वैल्यू रहेगा ना, तो लॉन्जिट्यूडनल बार का डायामीटर भी कैन बी लेस देन 12 mm। 12 mm से कम डायमीटर का बार भी अपन यूज कर सकते हैं इन केस योर विड्थ इज 200 mm से कम, बट विड्थ 200 mm से कम कभी आता नहीं है जनरली। सो ये जो क्लॉज है केस 2, एक तुम लोग देखोगे कि जनरली कभी यूज में नहीं आएगा, बट ये वाला जरूर आएगा नॉमिनल कवर वाला, ठीक है। सो दीज आर ए बी सी डी ई, टोटल 5 क्लॉजेस अपन ने देखा फॉर योर लॉन्जिट्यूडनल स्टील। ओके, इतना लिख के ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। टेक इट डाउन वेरी क्विकली। यस, हो गया रहेगा तो बता दो। रुचिता डन। यस, बाकी पीपल भी एक मैसेज डाल दो, अपन आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, चलो। आकाश डन, ठीक है, चलो। विल इरेज दिस अप। ये लॉन्जिट्यूडनल स्टील के बारे में बातचीत हुआ रे, सब कुछ। तुम लोग को मालूम है कि लॉन्जिट्यूडनल के साथ साथ अपन लैटरल टाइज भी प्रोवाइड करते हैं कॉलम के अंदर, ठीक है। तो लैटरल टाइज का क्या क्लॉज है वो भी देखते हैं। ये पेज नंबर 49 पे मिलता है तुमको। हेडिंग डालो नया, लैटरल टाइज। क्लॉज नंबर चाहिए तो बाजू में लिख के देता हूँ। इट इज 26.5.3.2। और 2 का भी सादा सुदा काम नहीं, 2 का भी सी वाला फ्रेज देखने का है तुमको।
IS 456 2007। और इसका पेज नंबर कहाँ पे, आई विल से यू कि पेज नंबर 49 में है ये सब बात। ओके। सबसे पहला आइटम तुमको लेना चाहिए पिच। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पिच? मैंने तुमको लैटरल टाई कैसा होता है दिखाया था, ऐसा ऐसा कुछ, तो दो डायरेक्शन में स्पैन होता है, ऐसा रहता था स्क्वायर के अंदर। इन दोनों टाइज के बीच में गैप कितने का रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज द पिच। ठीक है, तो दिस वैल्यू वी आर इंटेंडिंग टू फाइंड आउट। तो ये पिच कितना होना चाहिए ये अपन ढूंढ रहे हैं। इसका क्लॉज के हिसाब से वैल्यू कितना रहना चाहिए। सबसे पहले you should take the least lateral dimension. Pitch should be taken as equal to least lateral dimension. Least lateral dimension क्या होता है मैं तुमको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। सेकेंड क्लॉज बोलता है कि it should be taken as 16 times smallest diameter of long. Okay, गणेश बाहर की तरफ चला गया था तू। ओके, सो lateral टाइप बोलता है कि pitch either you can take it as equal to least lateral dimension 16 times the smallest diameter of longitudinal bar। तीसरा क्लॉज बोलता है या तो तुम लोग डायरेक्टली 300 mm ले लो। आता हे तीन व्हॅल्यूज झाल्या रे, मग ह्या तिघांमधलं काय करायचं माहित आहे का, जी सगळ्यात छोटी व्हॅल्यू आहे ना, लीस्ट, सगळ्यात छोटी व्हॅल्यू ह्या तिघांपैकी लीस्ट शुड बी चोजन एज द पिच। तीनों निकालने का और तीनों में से जो भी छोटा होगा वो तुम लोग चूज करोगे। ये पिच के बारे में होगा। दूसरा, लैटरल टाई का डायामीटर कितना होना चाहिए, उसके बारे में आईएस कोड क्या बोलता है। The diameter of the polygonal links or lateral ties shall not be less than, पहला clause, 1/4 of the diameter of largest longitudinal bar। इधर smallest था, इधर largest diameter of longitudinal bar। फाइन। सेकेंड क्लॉज बोलता है एंड इन नो केस लेस देन 6 mm। ठीक है, सो वो लोग बोलते हैं कि इट शुड नॉट बी लेस देन 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल बार एंड इट शुड ऑल्सो बी नॉट लेस देन 6 mm। ठीक है, तो ये इसके आगे ना शुड नॉट बी लेस देन ऐसा स्टेटमेंट लिख के रखना, शुड नॉट बी लेस देन 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्जिट्यूडिनल बार एंड इन नो केस लेस देन 6 mm। ठीक है, ऐसा एक क्लॉज रीड करता है। तुम लोग पेज नंबर 49 रीड करोगे तो तुमको और अच्छे समझे। उधर एक करेक्शन है बाय द वे, पेज नंबर 49 में उधर है ना, ये 16 mm लिखा है, 16 वो रॉन्ग है, 16 mm नहीं 6 mm है वो आईएस कोड में। सो इट शुड बी टेकन एज 6 mm नॉट 16 mm। तो उधर तुम लोग आईएस कोड में करेक्शन कर लेना या तुम लोग लिख लेना तुम्हारे नोटबुक में एंड लेटर यू कैन डू द करेक्शन। ओके, सो ये डायमीटर ऑफ लैटरल टाइज के बारे में बातचीत हो गया मेरा। अब इसके बाद है ना हेलिकल रीइंफोर्समेंट का भी कुछ क्लॉज है, बट वो अपन हेलिकल रीइंफोर्समेंट जब पढ़ेंगे सम में एक्चुअली तब देखेंगे, फिलहाल मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ओके, टेक दिस मच डाउन क्विकली, एकदम जल्दी से लिख के ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते। मिनिमम एंड मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी कितना होना चाहिए कॉलम के अंदर वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक दिस मच डाउन। ठीक है,
यस गाइस, डन हो गया क्या लिख के? डन, चलो ठीक है। गणेश, भारती, भारती भी लेफ्ट हो गई मीटिंग से, इसलिए मेरे को रिकॉर्ड करना पसंद नहीं है। बहुत सारे लोग अटेंड नहीं करते लाइव लेक्चर क्योंकि। चलो ठीक है, I will erase this and let's move ahead. Now we'll move on to the next item, eccentricity. मैंने जैसे बताया तुमको कि अपन जनरली सम्स एक्चुअली लोडेड कॉलम के कर रहे हैं, बट एक्चुअली लोडेड कॉलम बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर बार कॉलम का जो लोड है एक सेंटर एक्सिस पे पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, और उस केस में इसेंट्रिसिटी आएगा। अब ये इसेंट्रिसिटी दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है तुम्हारा मिनिमम या फिर मैक्सिमम इसेंट्री। ओके, सो लेट्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनिमम इसेंट्रिसिटी। तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी तुम लोग का रहना चाहिए ग्रेटर ऑफ L by 500 plus least lateral dimension upon 300, sorry 330 और 20 mm। इसमें से जो भी बड़ा वैल्यू होगा वो अपना इसेंट्रिसिटी हो जाएगा। अच्छा, इसेंट्रिसिटी कौन से क्लॉज में मिलेगा तुमको? यू विल फाइंड इट ऑन क्लॉज नंबर 25.4। अभी पेज नंबर तुम लोग ढूंढ लेना बाद में, आईएस कोड पढ़ने के टाइम पे पढ़ना तो जरूर है तुम लोग को, ये फॉर्मूले ऐसे ही रट के मत जाओ। आईएस कोड में ये किधर है, कैसा है फॉर्मूला, कौन से नेचर में है, वो सब देख के जाना, ठीक है। सो दैट इज योर मिनिमम इसेंट्रिसिटी। दूसरा एक आदमी रहता है अपने पास मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी करके। अब मैंने इधर दो चीज लिखा है, एक तो ये फॉर्मूला है और दूसरा है 20 mm। ये फॉर्मूला का आंसर अगर 10 आया और 20 mm, तो जो बड़ा वैल्यू है वो लेने का, मतलब 20 mm अपना आंसर हो जाएगा। सपोज ये फॉर्मूला से मैंने सॉल्व किया, मेरे को आंसर है 40, तो 40 और 20 के कंपैरिजन में 40 बड़ा वैल्यू है, तो मेरा मिनिमम इसेंट्रिसिटी 40 हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी इज टेकन एज 0.05 टाइम्स लीस्ट लैटरल डायमेंशन, ठीक है। इट कैन बी बी, इट कैन बी कैपिटल डी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो यस, दीज आर द वैल्यूज ऑफ मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी। दैट्स डन। नेक्स्ट तुम लोग को इसके बाद जो फॉर्मूला देखना है वो पेज नंबर 71 में मिलता है। इसको बोला जाता है इक्वेशन फॉर शॉर्ट एक्चुअली लोडेड कॉलम।
पेज नंबर याद रखना जो बोला है, पेज नंबर 71 पे तुम लोग को फॉर्मूले का दर्शन होएगा स्ट्रेट अवे, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है PU 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट ऑल द थिंग्स आर इन दिस फॉर्मूला। पहला तो है PU। PU का मतलब होता है फैक्टर्ड लोड ऑन द कॉलम। FCK और FY में मैं बताने में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ तुम लोग को, क्योंकि तुम लोग को मालूम है FCK इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड FY इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, तो उसका कुछ मतलब नहीं है बता के। AC में जरूर बताऊंगा। AC इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ कंक्रीट, ओके। एक और आदमी बचता है ये फॉर्मूला में ASC करके। ASC इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ लॉन्जिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट फॉर कॉलम। मतलब ये स्टील का एरिया है बेसिकली रे, वो एस है ना, एस उधर, ये स्टील को रिप्रेजेंट करता है। फाइन। ये फॉर्मूला लैटरल टाई के लिए एकदम परफेक्ट काम करता है, लैटरल टाई के लिए। बट अगर तुम्हारे पास हेलिकल टाइज आया, हेलिकल टाइज, तो ये PU का फॉर्मूला में क्या करने का मालूम है क्या? सिर्फ 1.05 मल्टीप्लाई कर देने का, आगे का पूरा धंधा सेम। तो 1.05 टाइम्स 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC, ओके। तो 1.05 टाइम्स लेते हैं अपन हेलिकल टाइज के केस में, ये PU का फॉर्मूला, ओके। एंड यस, दैट इज प्रीटी मच इट। इतना तुम लोग का क्लॉज है जो रिक्वायरमेंट में आता है व्हेन यू आर डिजाइनिंग द कॉलम, ओके। जब डिजाइन करते हैं कॉलम तो इतना सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। ये कौन से सीक्वेंस में अप्लाई करने का सम है वो मैं तुम लोग को सम पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। बट तुम लोग को ये थरो हो जाना चाहिए कि ये क्लॉजेस का यूज अपन को करने का है इन द न्यूमेरिकल्स टू सॉल्व, ठीक है। और उसके लिए 0.4 हाँ, हेलिकल टाईलचा फॉर्म्युला लिहिलेला आहे 1.05 इंटू 0.4 FCKच्या पुढे काय आहे? AC हाच फॉर्म्युला रिपीट केलाय मी पूर्णच्या पूर्ण त्यापुढे, फक्त या फॉर्म्युलाच्या ओके मल्टिप्लिकेशनला 1.05, बाकी काय नाही, ओके। ASC को समझ लो, ASC इज द एरिया ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्टील, ठीक है। तो स्टील का जो एरिया है वो अपन लेते हैं इसमें, सो यस, चलो। So these all are the values here, these all are the clauses that we require। ये तुम लोग को IS कोड से पढ़ना है बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। सो डोंट फॉरगेट टू रीड दोस। ऑल राइट, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल अपन न्यूमेरिकल्स करते, ठीक है। कौन सा टाइप का न्यूमेरिकल्स करेंगे? शॉर्ट एक्चुअली लोडेड कॉलम, इसका न्यूमेरिकल्स अपन कल करेंगे। इसमें डिज़ाइन ऑफ कॉलम वगैरह बहुत कुछ आता है, ठीक है। सो यस, विल बी हैविंग अ बिग डे टुमारो। कॉलम से सम कर देंगे अपन, ऑल राइट। चलो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर इन TRCS, कॉलम्स। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मस्त मज़ेदार चैप्टर है। कुछ ज़्यादा लोड नहीं है, लंबा लंबा समझ नहीं आता है, छोटा समझ है। जितना मैंने तुमको फॉर्मूलाज अभी लिख के दिया उतने ही फॉर्मूला में खेलना है अपन को। एरिया का फॉर्मूला शायद एक दो एक्स्ट्रा आ जाए जो तुमको याद रखना पड़े, बस दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ मच होता नहीं है इसमें, ऑल राइट। चलो, so that is pretty much it from my side for today। we'll meet tomorrow for the numericals based on columns, ठीक है। that's it। चलो, ये हो गया लिख के रहेगा तो मैं मीटिंग एंड करता हूँ, तुम लोग भी एंड हो जाओ, मतलब लीव कर दो मीटिंग को। विल मीट टुमारो, ठीक है। चलो, बाय बाय, गुड नाइट। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं हुआ है तो, ओके। चलो, बाय बाय।